Hello friends, my name is Rahul Kumar. Today I will teach you vector in physics. वेक्टर के बारे में आप लोग 9th में पढ़ा होगा और 11 में पढ़ना है. वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आज हम लोग जाने का प्रयास करेंगे. एनी फिजिकल क्वांटिटी कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है. एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. ये आप लोग को पता है. स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? It has only magnitude, but vector quantity has magnitude and direction both. तो हम बोर्ड पे लिखते हैं. फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी का जैसे डिस्टेंस हो गया और वेक्टर क्वांटिटी का जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया. डिस्टेंस का हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसीडर करते हैं. वेलोसिटी मेरा हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, सब क्या वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें स्पीड हो गया. ठीक है, और भी बहुत एग्जांपल है. तो ये हुआ डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का. स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन विथ प्रॉपर डायरेक्शन होगा. अब हम आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर पे कि वेक्टर कितना तरह का होता है. बहुत तरह का वेक्टर होता है, हम जानने का प्रयास करेंगे. पहला है आपका पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स. दो वेक्टर पैरेलल कब होगा? कब कहेंगे दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा. डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है. और दोनों का एंगल अगर हम कंसीडर करें, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? तो थीटा होता है वहां पर 0 डिग्री. दूसरा आपका है, दूसरा है आपका इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा. फिर से आपको बोल रहे हैं, दो वेक्टर पैरेलल कब होगा? जब दोनों का डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. वेक्टर ए और वेक्टर बी. मैग्नीट्यूड भाई तो सेम होना ही चाहिए. अब देखिए दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है. तो ए और बी क्या है? इक्वल वेक्टर. अगला वेक्टर है आपका नेगेटिव वेक्टर. दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा? जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो दोनों वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर्स. जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी. देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर. तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस डी. और यहाँ पर एंगल कितना होगा दोनों के बीच? थीटा दोनों के बीच में होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है. तो एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री. अगला है आपका नल वेक्टर. नल वेक्टर, नल का मतलब क्या होता है? जीरो. इसको हम लोग जीरो वेक्टर भी कहते हैं. तो जीरो वेक्टर का डिफाइन क्या है? इट है जीरो मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो. और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड. अगला आपका है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का डिफाइन क्या है? इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. और यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताना.
जैसे कोई वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। मान लीजिए वेक्टर ये है, उसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एग्जाम्पल में वेक्टर ए है मेरा 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्वेश्चन आता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर ए मेरा क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट करना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस 4k। 4 9 4 13 और 16 13 हो गया रूट 29। ये हुआ मेरा ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है, कि मतलब वेक्टर को कितना डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई वेक्टर को हम लोग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है मेरा थीटा। तो मेरा वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ क्या वैल्यू होगा? तो लिखने का तरीका है ए कॉस, एक्स एक्सिस में ए कॉस थीटा होगा और वाई एक्सिस में ए साइन थीटा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, कोई वेक्टर जिसके साथ एंगल थीटा बनाता है वो हमेशा कॉस में रहता है। जैसे ये थीटा है तो इसके साथ हमेशा ए कॉस थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए को लिखने का वो तरीका है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आई से। उसी तरह ए साइन थीटा किस डायरेक्शन में? वाई में, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जे से। तो ए साइन थीटा जे डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमको इसको मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का, तो हम क्या बताए थे? इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, रूट, और फिर रूट कर देंगे, मतलब ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप मैग्नीट्यूड भी निकालने सीख गए और वेक्टर को रिजॉल्व करने भी सीख गए। अगला चीज आता है कि एंगल कैसे निकालें, कि मेरा जो वेक्टर हुए कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कैसे निकालें हम लोग बताइए। तो निकालने का तरीका है, ये मान लीजिए मेरा थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल क्या आता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेरा परपेंडिकुलर ये है कि नहीं, देखिए तो इसका वैल्यू कितना है? ए साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया ए साइन थीटा बाय बेस। बेस कितना है मेरा? ए कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ आई का कोफिशिएंट, सॉरी जे का कोफिशिएंट पहले लेंगे, फिर आई का कोफिशिएंट नीचे लेंगे। यही मेरा होगा एंगल निकालने का तरीका। ठीक है, लिख देते हैं नीचे कोफिशिएंट ऑफ जे वेक्टर बटा में कोफिशिएंट ऑफ आई वेक्टर। देखिए आपको वेक्टर हम शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे ना। अब देखिए दोस्तों, अब वेक्टर को रिजॉल्व करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है इधर T1 है, इधर T2 है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। पार्टिकल मेरा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स क्या करके रखा है? इसको बैलेंस करके रखा है। चलिए पहले जितना भी फोर्स लग रहा है इसको पहले हम लोग रिजॉल्व करते हैं, क्या कि फोर्स का एक तरह वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर T2 एक तरह लग रहा है इधर, तो इधर रिजॉल्व करेंगे कितना होगा? T2 cos 30 डिग्री
और इधर जाएगा इसका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ और ये वर्टिकल कंपोनेंट, T2 साइन 30 डिग्री, सही है। फिर T1 है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट T1 साइन 60। देखिए जिस डायरेक्शन में मेरा वेक्टर है उसी डायरेक्शन लेना है, इधर और इधर। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और वर्टिकल कंपोनेंट ए ले लिए, ये फिर आपका गलत हो जाएगा। और कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए mg नीचे लग रहा है। तो इस पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स एक दूसरा को बैलेंस कर रहा है और वर्टिकल फोर्स एक दूसरा को बैलेंस करके रखा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 cos 60 इक्वल टू T2 cos 30। तो T1 cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, T2 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो T1 इक्वल टू आ गया आपका √3 T2। उसी तरह ये मेरा भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हुआ है। अब वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं, T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 30 इक्वल टू mg। T1 साइन 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2, T2 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। मास मेरा है 5 kg गुना 10। तो देखिए T1 इक्वल टू दिया हुआ है समथिंग, तो T1 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो पूरा रिलेशन किस में हो जाएगा, T2 में। तो यहाँ से मेरा T2 निकल जाएगा, जो भी कुछ वैल्यू आएगा, और जो मेरा T2 आएगा उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, उससे मेरा T1 निकल जाएगा। तो इसी तरह वेक्टर को रिजॉल्व करना है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा वेक्टर रिजॉल्व करने पर। अगला आपका आता है ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन सेम डायरेक्शन है, तो जो उसका थर्ड साइड जो होगा वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। लेकिन थर्ड साइड किस में रहना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे वेक्टर ए, एक ट्राइंगल ए बी और सी, एक मेरा ट्राइंगल है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और ये आपका ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। तो ये दोनों का सम कौन बताएगा, थर्ड साइड, ये मेरा वेक्टर सी बताएगा। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये मेरा हुआ इसका रिजल्टेंट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर सी हुआ। अगर हम ट्राइंगल को सेम डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस सी इक्वल टू 0। इन साइक्लिक में अगर कोई भी वेक्टर अगर मेरा साइकिल में दिया हुआ है तो सभी का जोड़ क्या होगा, 0 होगा। तो सभी का देखिए पूरा साइकिल में, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस सी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हो जाएगा। ये हुआ वेक्टर को ऐड करने का तरीका। अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब वेक्टर ए को जोड़े और वेक्टर बी को जोड़े तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मान लीजिए दोनों वेक्टर के बीच में मेरा एंगल मान लीजिए थीटा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का निकालने का जो फार्मूला है वो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। ये इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। और बात रह गया कि मेरा ये जो मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर है, ये मान लीजिए एंगल अल्फा बना रहा है मेरा वेक्टर ए के साथ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू, एक यहां पर मान लीजिए परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, बी साइन थीटा होगा। और इतना दूर वेक्टर ये है और ये मेरा कितना है, बी कॉस थीटा है, तो tan अल्फा इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा।
मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करिए। तो ये हुआ मेरा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का तरीका। यही है वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अगला वीडियो में आएंगे तो न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, अच्छा न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। शॉर्ट में ही वेक्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे रिवीजन के रूप में। थैंक्स।